Hello, I'm Dr. Anuj Chawla. I'm a foot and ankle specialist at Saksham Ortho. तो इस सीरीज में हम डायबिटिक फुट के बारे में बात कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने समझा कि डायबिटिक फुट होता क्या है और क्यों होता है। अभी हम समझते हैं कि डायबिटिक फुट में परेशानियां क्या क्या होती है और हम उसको इवेलुएट कैसे करते हैं। तो जब भी पेशेंट को डायबिटिक फुट में या डायबिटिक पेशेंट्स में जो है पैर के क्योंकि सेंसेशन कम है, ब्लड सप्लाई कम है, इम्यून सिस्टम खराब हो गया है और स्किन में भी काफी सारे चेंजेस हो गए हैं, तो उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। प्रॉब्लम सबसे पहले नाखून में आ सकती है, तो नाखून उनके कभी कभी मोटे हो जाते हैं, साथ ही साथ वो कभी कभी टेढ़े हो जाते हैं, तो उसमें फंगल इन्फेक्शन का रिस्क होता है जब भी मोटे होते हैं। और टेढ़े हो जाते हैं तो उनको हम इनग्रोन टोनेल कहते हैं। इनग्रोन टोनेल जो है वो अगर एक साइड पे होता है और कभी कभी दोनों साइड पे जो नेल बेंड हो जाता है, जिसको हम पिंसर नेल कहते हैं। जनरली इनग्रोन टोनेल जो है और जब ये नाखून जब मोटे हो जाते हैं तो इनको काटना बड़ा मुश्किल होता है। और क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स बहुत ज्यादा ओल्ड होते हैं, कई बारी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, और जब वो खुद ही नाखून काटने की कोशिश करते हैं और नाखून मोटा होता है तो कभी कभी वो कट्स चमड़ी में लग जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस इस एरिया में ज्यादा होते हैं और ब्लीडिंग वगैरह की वजह से टो में इन्फेक्शन भी हो सकता है। दूसरी बात कि इनके स्किन में ड्राइनेस होती है क्योंकि सेंसेशन इंपेयर्ड होती है और सर्कुलेशन इंपेयर्ड होती है और स्वेटिंग कम हो जाती है। तो ड्राइनेस कम होने की वजह से स्केलिंग हो जाती है और प्रोलॉन्ग ड्राइनेस की वजह से कभी कभी कैलोसिटीज बन जाती है, यानी कि स्किन थिकन हो जाती है। और उस जगह पे भी वो कभी कभी अगर वो बहुत समय तक रहेगी तो उस एरिया पे प्रेशर ज्यादा पड़ता है और जिसकी वजह से वहां पे भी अल्सरेशन या घाव बनने के चांसेस होते हैं। साथ ही साथ जब एक छोटा सा भी कोई भी घाव बनता है तो उस केस में इन्फेक्शन और उसमें बड़ा घाव बनने के बाद पस निकलने के चांसेस होते हैं। तो अगर ऐसा कभी भी होता है तो उनके स्किन में रेडनेस हो सकती है, जिसको हम सेलुलाइटिस कहते हैं, या कभी कभी डिस्चार्ज आ सकता है या स्मेल आ सकती है। तो ये सब चीजें भी डायबिटिक फुट पेशेंट्स में कॉमन है। सिवियर केसेस जब होते हैं तो यही चीज जो है ब्लड सप्लाई के खत्म होने की वजह से गैंग्रीन में भी बन सकती है, जिसमें गैंग्रीन का मतलब होता है कि वो पार्ट जो है वो डेड हो जाता है। तो कभी कभी ड्राई गैंग्रीन बनता है जिसमें कि पूरा का पूरा पैर का अंगूठा काला हो जाता है, या फिर वो वेट गैंग्रीन बनता है जिसमें पैर का मोस्टली पोर्शन काला हो जाता है अंगूठे का, लेकिन आसपास के एरिया में पस निकलता रहता है और स्मेल होती है। तो ये चीजें जब बन जाती हैं ये लास्ट स्टेज होती है। पेशेंट्स को काफी सारी फुट में डिफॉर्मिटीज भी हो सकती है, जैसे कि बनियन डिफॉर्मिटीज हो जाती है पैर के अंगूठे में, या फिर पैर के उंगलियों में डिफॉर्मिटीज या टेढ़ापन आ जाता है। तो कभी कभी क्रॉस ओवर टो नाम की डिफॉर्मिटी हो सकती है, कभी कभी हैमर नाम की डिफॉर्मिटी हो सकती है। उसी तरह से काफ की मसल्स टाइट हो जाती हैं और मसल इम्बैलेंस की वजह से पैर में नीचे की मतलब प्रॉक्सिमल एरिया में भी, यानी कि हील वाले एरिया में भी डिफॉर्मिटीज हो सकती है। तो कभी कभी हील में टेढ़ापन आ सकता है। तो ये सब चीजें जो है डायबिटिक फुट पेशेंट्स में काफी कॉमनली देखी जाती है। तो अगर हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है तो हमारे को सारे के सारे रिस्क फैक्टर जो है पेशेंट्स के इवेल्युएट करने होते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट्स को क्लिनिकली देखते हैं। तो जब हम देखते हैं तो हम उसके स्किन के सारे एरियाज देखते हैं, स्पेशली सोल ऑफ द फीट, ये देखने के लिए कि कहीं कोई कैलोसिटीज तो नहीं बनी हुई, कहीं कोई अल्सरेशन तो नहीं है। खड़े होकर हम पेशेंट को देखते हैं कि पेशेंट के पैर में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, और अगर वो डिफॉर्मिटी है तो वो डिफॉर्मिटी कैसी है, क्या वो डिफॉर्मिटी फ्लेक्सिबल है, यानी कि क्या हम उसको सीधा कर सकते हैं, या वो बहुत रिजिड है, जो कि बहुत ज्यादा केसेस में होती है। उंगलियों के बीच की स्पेस देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस एरिया में मॉइस्चराइजेशन की वजह से, मॉइस्चर इकट्ठा होने की वजह से स्किन कभी कभी गल जाती है और यहाँ पे भी फंगल इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है। सिमिलरली हम नाखूनों को भी देखते हैं, ये देखने के लिए कि नाखून क्या थिकन है, कहीं नाखून टेढ़े होने की वजह से इनग्रोन टोनेल तो नहीं हो गया और उसमें इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो गया है। उसके अलावा हम पेशेंट्स का चेक करते हैं ब्लड सप्लाई के बारे में। तो ब्लड सप्लाई हम क्लिनिकली पेशेंट का हाथ लगा के चेक करते हैं कि उसका टेम्परेचर कैसा है, और हम पेरिफेरल पल्सेस चेक करते हैं ये देखने के लिए कि खून की नसों में दौरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। सिमिलरली सेंसेशन चेक करने के लिए हम कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे मोनोफिलामेंट टेस्ट, वो यूज करते हैं। नहीं तो कई बार सिंपल एक कॉटन से ही या रुई से ही
हम चेक कर लेते हैं, और पिन प्रिक सेंसेशन के लिए हम एक नीडल यूज करते हैं ये देखने के लिए कि पेशेंट को सेंसेशन कैसे है। सेंसेशन हमेशा दोनों पैरों में कम होती है, तो इसलिए हमारे को हमेशा ऊपर किसी हाथ से या बॉडी से चेक करना होता है रादर देन कंपेयर करना होता है दोनों पैरों को। सिमिलरली हम मसल पावर वगैरह भी चेक करने के बाद फिर हम फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। तो हर चीज के लिए हम इन्वेस्टिगेशन अलग है। पैर की डिफॉर्मिटी देखने के लिए या फिर पैर के अंदर अगर कोई वूंड है तो वो इन्फेक्शन हड्डी तक गया है कि नहीं, वो देखने के लिए हम एक्सरेज करते हैं। और अगर हम एब्सेस या कोई पस कलेक्शन अंदर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसमें हम एमआरआई करते हैं। अगर पेशेंट्स के ब्लड सप्लाई पुअर है तो हम उसको चेक करने के लिए हम सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन होती है डॉपलर, जो कि आर्टीरियल डॉपलर होता है, जो कि एक अल्ट्रासाउंड की तरह होता है जिसमें हम खून का दौरा देखते हैं। और जब उसके बाद अगली चीज होती है, अगर उससे भी हमारे को पूरा इंफॉर्मेशन नहीं मिलता तो कभी कभी सीटी स्कैन करके, जिसको हम सीटी एंजियोग्राफी करते हैं, हम खून का दौरा भी चेक कर सकते हैं। नसों के लिए जनरली नर्व कंडक्शन टेस्ट किया जाता है ये देखने के लिए कि नसों का क्या हालत है, और पेशेंट्स को हमेशा ऐसे केसेस में पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी दिखती है। तो देखा जाए तो डायबिटिक पेशेंट्स में सिर्फ यही नहीं, शुगर चेक करने के लिए भी हम हमेशा फिजिशियन या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास देखते हैं, जो आपकी सिर्फ रैंडम ब्लड शुगर ही नहीं, एक 3 महीने का शुगर चेक होता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन या HbA1c, वो भी चेक किया जाता है। और साथ ही साथ बाकी ब्लड टेस्ट जिसमें कि किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट और ब्लड काउंट वगैरह भी किया जाता है। तो देखा जाए तो असेसमेंट बहुत ज्यादा है, और सिर्फ एक हड्डी का डॉक्टर या फुट स्पेशलिस्ट ही नहीं, डायबिटिक पेशेंट्स को इवैल्यूएट करने के लिए एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, एक वैस्कुलर सर्जन, एक अच्छे रेडियोलॉजिस्ट, और बाद में इलाज के लिए एक पोडाइट्रिस्ट या फिर एक ऑर्थोटिस्ट की भी जरूरत होती है। तो ये हो गया हमारा इवैल्यूएशन का। अब हम बात करेंगे इसके बाद कि ट्रीटमेंट क्या होता है अगर किसी को डायबिटिक फुट की परेशानी हो गई है, तो हम उसको कैसे उसको इलाज करते हैं। एंड फाइनली विल टॉक अबाउट हाउ टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम डायबिटिक फुट टू हैपन। थैंक यू वेरी मच।